हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। चेंज ऑफ द वे, मैं दीपक जोशी आप सभी को सभी का अध्ययन करा रहा हूं। अब तक हमने पूर्व वाली क्लास के अंतर्गत प्राथमिक समंकों को जो हमने संग्रहण किया था एक या प्रश्नावली के प्राथमिक समंकों का संग्रहण किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में, प्रश्नावली और अनुसूचियों के बारे में अध्ययन किया था। इससे पूर्व वाली क्लास के अंदर हमने प्रश्नावली में अनुसूची में अंतरों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम द्वितीय समूहों के बारे में अध्ययन करेंगे। द्वितीय समूह होते क्या है? हेडिंग डालिए सभी विद्यार्थी, द्वितीय समूहों का संग्रहण। तो आज का बिंदु हमारा क्या रहेगा बच्चों? द्वितीय समूहों का संग्रहण। अध्याय हमारा वही चतुर्थ अध्याय चल रहा है। हेडिंग का नाम डाल लीजिए द्वितीयक समंकों का संग्रहण। प्राथमिक समंकों को संग्रहण के बारे में अध्ययन कर चुके हैं कि प्राथमिक समंक किस प्रकार से अध्ययन किया जाता है। प्राथमिक समंक को संग्रहण करने के लिए जो प्रश्नावली व अनुसूची का निर्माण किया जाता है उनके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज का बिंदु हमारा रहेगा जो द्वितीयक समंक होते हैं, द्वितीय समंक किस प्रकार से एकत्र करने का कार्य किया जाता है, कलेक्शन ऑफ द सेकेंडरी डाटा। द्वितीय समंकों का संग्रहण जो किया था, मैंने आपको पूर्व वाली क्लासों के अंतर्गत इसके बारे में अध्ययन करवा दिया है मैंने आप लोगों को कि द्वितीय समंक होते क्या है। तो अध्ययन करने से पहले आपको एक बात बता दूं, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास भी कीजिएगा। ठीक, बेल आइकन बटन को अवश्य दबाना। फिर हमारे बिंदु पे आते हैं द्वितीय समंक। पूर्व में आप लोगों को बताया था कि जो वो द्वितीय समंक वो कहते हैं जो समंक पूर्व में उपयोग में आ चुके होते हैं, यानी ऐसे समंक ऐसा डाटा जो पूर्व में उपयोग में आ चुका होता है वह कौन सा समंक कहलाता है बच्चों? द्वितीयक समंक। यानी पूर्व में उपयोग में आ चुका है और पुनः उसका उपयोग किया जा रहा है, वो हमारे द्वितीयक समंक कहलाता है। परिभाषा पढ़ लेते हैं एक बार, क्या है इसके बारे में बताया गया है। तो देखिए, प्रथम बार परिभाषा के रूप में शब्द आ रहा है, प्रथम बार समंकों का संग्रहण से तात्पर्य क्या है? इकट्ठा करना व कलेक्शन करना। तो प्रथम बार समंकों का संग्रहण व प्रयोग के बाद यानी उसका उपयोग हो जाने के बाद, प्रयोग के बाद समंकों को पुनः से तात्पर्य क्या है बच्चों? पुनः से तात्पर्य दोबारा से गया है, दोबारा उसका उपयोग करना। पुनः प्रयोग किया जाता है, पुनः प्रयोग किया जाता है तो ऐसे समंकों को द्वितीयक समंक कहते हैं। कौन समंक कहते हैं बच्चों? ऐसे समंकों को सेकेंडरी डाटा द्वितीयक समंक कहते हैं। यानी वे समंक जिनका हमने पूर्व में उपयोग कर लिया गया और पुनः उन समंकों का उपयोग किया जा रहा हो तो वे समंक हमारे कौन से कहलाएंगे? वे समंक हमारे द्वितीयक समंक कहलाएंगे, तो सेकेंडरी डाटा कहलाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए कह सकते हैं आप, जैसे सरकार द्वारा जनसंख्या के प्रस्तुत किए गए आंकड़े यानी सरकार ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं उन आंकड़ों सबसे पहले एकत्र किसने किया?
सरकार ने एकत्र किया, सरकार के लोगों ने किया। अब उन समयों को हम पुनः उपयोग कर रहे हैं, पुनः अध्ययन कर रहे हैं समयों के बारे में, तो वे हमारे लिए कौन से करेंगे बच्चों? द्वितीयक समय। एक उदाहरण ले लें किताबों का, एक उदाहरण लिख लेना। लेखक द्वारा लिखी गई या लिखा गया उपन्यास कह सकते हैं हम। लेखक द्वारा लिखी गई उसकी पुस्तक का विद्यार्थी या छात्र द्वारा कह सकते हैं हम, विद्यार्थी द्वारा पुनः उपयोग। तो लेखक ने पुस्तक प्रिंट कर दी, पुस्तक छपवा दी लेखक ने अध्ययन करने के बाद, तो पुस्तक उसने लिखने के बाद उसने लेखक ने सबसे पहले लिखा, तो लेखक के लिए कौन से आंकड़े होंगे? वे हमारे प्राथमिक आंकड़े माने जाएंगे। और जब उन्हें पुस्तकों का पुनः विद्यार्थी द्वारा पढ़ा जाएगा, पुनः उपयोग में लिया जाएगा, तो विद्यार्थी के लिए कौन से आंकड़े होंगे बच्चों? विद्यार्थी के लिए वो द्वितीयक समय के द्वितीयक आंकड़े कहलाएंगे। समझ में आ गई द्वितीयक आंकड़े क्या होता है? उन आंकड़ों को हम द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। तो इस प्रकार के आंकड़े हमारे द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। अब द्वितीयक आंकड़े जो एकत्र किए जाते हैं, इनको एकत्र करने के लिए कुछ नियम बताए गए हैं, कुछ कानून बताए गए हैं, कुछ रूल बताए गए हैं, उनके बारे में तो हेडिंग डाल लीजिए। द्वितीयक समंकों को निम्न दो रूपों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जो आंकड़े हैं, जो निम्न के दो बताए गए हैं, द्वितीयक समंकों को दो रूपों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। द्वितीयक समंकों को पहला रूप बताया गया है, वह हमारा क्या है? पहला रूप बताया गया प्रकाशित स्रोत या समंक कह सकते हैं हम। प्रकाशित स्रोत या प्रकाशित समंक। और जो दूसरा भाग बताया गया है, वह हमारा कौन सा है? अप्रकाशित स्रोत। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हो गया कि द्वितीयक समंकों को एकत्र करने के दो रूप बताए गए हैं। से प्रथम रूप जो बताया गया है हमारा प्राथमिक समंक, और दूसरा रूप बताया गया है बच्चों वो हमारा अप्रकाशित स्रोत या अप्रकाशित समंक। यानी द्वितीयक समंकों को हम दो रूपों में एकत्रित कर सकते हैं। अब प्रकाशित समंक किसे कहा जाएगा और अप्रकाशित समंक किसे कहा जाएगा? सामान्य बोलचाल भाषा समझ सकते हैं। प्रकाशित समंक के जो प्रकाशित स्रोत जो होते हैं, जो किसी सरकारी विभाग के द्वारा, अर्ध सरकारी विभाग के द्वारा, संगठन के द्वारा या संस्था के द्वारा, सरकारी डिपार्टमेंटों के द्वारा जो समंक आम जनता के लिए प्रकाशित किए जाते हैं, जो समंक आम जनता के लिए प्रकाशित कर दिए जाते हैं, वे हमारे प्रकाशित स्रोत प्रकाशित समंक कहलाते हैं। और अप्रकाशित स्रोत कौन जो होते हैं? जिन समंकों को जनता के अंतर्गत से, जनता के द्वारा एकत्र तो किया जाता है, लेकिन उन आंकड़ों को या उन सूचनाओं को सभी जनता के लिए प्रकाशित नहीं किया जाता है। अर्थात उन सूचनाओं को या उन डाटाओं को या उन समंकों को गुप्त रखने का प्रयास किया जाता है या गुप्त रखा जाता है। तो वे जो समंक होंगे वे कौन समंक कहलाएंगे बच्चों? हमारे अप्रकाशित स्रोत या अप्रकाशित समंक कहलाएंगे। समझ में आ गया कि प्रकाशित स्रोत कौन से होते हैं और अप्रकाशित स्रोत कौन से होते हैं? ठीक है, वैसे बता भी दूंगा, मैं आपको लिखा दूंगा। अभी अध्ययन करते हैं प्रकाशित स्रोत, यानी प्रकाशित सरकार के द्वारा कौन कौन से स्रोत हैं जिन्हें प्रकाशित किया जाता है, आम जनता के लिए प्रदर्शित किया जाता है। तो इसको समझाने से पहले इसको लिख लेना एक बार।
स्क्रीनशॉट लेना इसका और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर देना। कुछ विद्यार्थियों का वैसे कमेंट भी आए हैं, ताकि अच्छा लगा देखकर। तो एक बार आगे इसको विस्तार पर समझने के लिए देख लेना स्क्रीनशॉट ले लिया। प्रकाशित जो समंक होते हैं, इन समंकों को किस प्रकार से प्रकाशन किया जाता है, कौन कौन सा विभाग है जिनको प्रकाशित करता है, ये लिख लिया सभी ने। यहाँ नंबर 1 डाल लेना रूप। जितने समूह के बारे में अध्ययन कर रहे हैं अभी हम, द्वितीय समंक के रूप। यहां लिख लो द्वितीयक समंक के रूप। द्वितीयक समंक के जो रूप बताए गए हैं वे रूप कौन से हैं, उन रूपों के बारे में बताया गया। मैं अभी आपको बता चुका हूं, 2 प्रकार के रूप बताए गए थे। प्रथम जो रूप बताया गया है वह हमारा है प्रकाशित स्रोत। प्रकाशित स्रोत अध्ययन करते हैं, प्रकाशित स्रोत लिखना सभी विद्यार्थी। इसको किसी को कुछ पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है। पिछली क्लास में कुछ विद्यार्थियों ने पूछा भी था, उन विद्यार्थियों को उस प्रश्न का जवाब दिया भी गया था। प्रकाशित स्रोत क्या कहलाता है, प्रश्नावली के बारे में मैंने बताया था आपको, प्रश्नावली क्या होती है, अनुसूची क्या होती है। उसी प्रकार प्रकाशित स्रोत या प्रकाशित स्रोत कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो, समझ में नहीं आ रहा हो, सेकेंडरी लेटर समझ परिभाषा समझ में नहीं आ रही हो तो पूछ सकते हो। समझ में आ रहा है तो लाइक अवश्य करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य अवगत कराना से, ठीक है। प्रकाशित स्रोत तो लिखिए इसमें विभिन्न विषयों पर, विभिन्न डेफिनेशन समझ लेते हैं क्या है ये। विभिन्न विषयों पर सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं, प्राइवेट कह सकते हैं हम उसको, गैर सरकारी को सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं, विभिन्न विषयों पर सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं व अनुसंधानकर्ता एवं अनुसंधानकर्ता महत्वपूर्ण समंक संग्रहित करके, महत्वपूर्ण अनुसंधानकर्ता महत्वपूर्ण समंक संग्रहित करके उन्हें या उन समंकों को प्रकाशित करते हैं, उन्हें प्रकाशित करते हैं। इन समंकों का विभिन्न व्यक्तियों द्वारा, विभिन्न व्यक्तियों द्वारा भिन्न भिन्न यानी अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न उद्देश्यों हेतु प्रयोग किया जाता है। कहने का तात्पर्य जो विभिन्न प्रकार के विषय होते हैं, बिंदु होते हैं हमारे, समझ लेना है विद्यार्थी। विषयों पर सरकारी संस्थाओं के द्वारा और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा, यानी सरकारी संस्थाओं, निजी संस्थाओं के द्वारा एवं अनुसंधानकर्ता के द्वारा महत्वपूर्ण समंक संग्रहित करके, यानी
जो इंपोर्टेंट समूह होते हैं एकत्र करना आवश्यक है जनता के लिए, उन समूह को संग्रहित करके उन्हें प्रकाशित करते हैं, पब्लिक करते हैं। तो पब्लिकेशन करना कहने का तात्पर्य है। और इन समूहों का विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा, जैसे विद्यार्थी, वो समूह विद्यार्थी के लिए उपयोगी है तो विद्यार्थी के द्वारा काम में लिए जाएंगे। यदि किसी आम जनता के अन्य व्यक्ति के लिए उपयोगी है तो उन व्यक्ति द्वारा उन समूहों का उपयोग किया जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ यही है कि व्यक्तियों द्वारा भिन्न भिन्न उद्देश्यों के हेतु प्रयोग किया जाता है। उन समूहों का भिन्न भिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उदाहरण कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा जनगणना से संबंधित जो आंकड़े, सरकार के द्वारा जनसंख्या से संबंधित जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं वे हम सभी आम जनता के लिए आवश्यक है। कि साहब उसने कहा सरकार ने आंकड़े प्रस्तुत किए, सरकार ने जनसंख्या के आंकड़े प्रस्तुत किए, जनसंख्या भारत की जो आबादी बताई उन्होंने, जनसंख्या के आंकड़े अब जैसे आंकड़े में उन्होंने बताया कि जो सब भारत की जो आबादी है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ थे। कितनी बच्चों? 1,21 करोड़ थी। अब 2021 से जनगणना में हुई होगी, अभी पब्लिक हुई है, हुआ नहीं, वो आगे होगा, कोरोना के कारण टल चुकी थी जनगणना। ठीक है, 2011 के अनुसार भारत में कितनी थी आबादी? 121 करोड़। अब जो यह सूचना है सभी आम व्यक्तियों के लिए हो गई। आम व्यक्ति को मतलब उस जनता में रहने वाले। अब यहाँ मैंने एक बात बताई आप लोगों को कि व्यक्ति द्वारा भिन्न भिन्न उद्देश्य हो। अब इस समूह को या इन समूह को याद करने का कार्य या ध्यान में रखना कार्य आम जनता को तो हो गया, इसके साथ में इन आंकड़ों को याद करने का जो कार्य हो गया, याद करने का कार्य किसका है बच्चों? विद्यार्थी का द्वारा होगा। विद्यार्थी क्यों याद रखेगा इनको? क्योंकि जब वह कंपटीशन की रोजगार प्राप्त करने के लिए कंपटीशन लेवल की तैयारी करेगा तो उस तैयारी के अंदर ये आंकड़े पूछ सकता है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो संख्या कितनी थी? 1,21 करोड़ या 121 करोड़ थी। तो यह आंकड़े विद्यार्थी ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कर लिए बच्चों, याद कर लिए हैं। आ गया उद्देश्य कि विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी करने के कारण उससे लगा कि यह सूचना या आंकड़े हमारे एग्जाम में पूछ सकता है, तो सही आंकड़े याद कर लिए। हो गया साहब, ये लो फ्री हो गया। समझ में आ गया सभी को? अब कोई दिक्कत? चलिए, बहुत अच्छा लगा। आगे अध्ययन करते हैं। इसमें आगे लिख लीजिए कि प्रकाशित समंकों के स्रोत, प्रकाशित समंकों के जो स्रोत होते हैं उनके बारे में बताया गया है। तो देखिए, प्रकाशित समंकों के स्रोत निम्न प्रकार से हो सकते हैं। प्रकाशित समंकों के स्रोत निम्न प्रकार हैं। अब जो समंक प्रकाशित किए गए हैं उन समंकों के स्रोत जो बताए गए हैं वो निम्न प्रकार से बताए गए हैं। कौन कौन से स्रोत है जिन्हें सरकारी संस्थाएं या निजी संस्थाएं उन्हें प्रस्तुत करती है। तो उसको लिखने से पहले एक बार स्टूडेंट समझ लेना सभी विद्यार्थी, इसका भी एक बार, और आगे चलते हैं, आगे वाले बिंदु के बारे में अध्ययन करते हैं कि वे कौन से स्रोत है। समझ आ गया सभी को द्वितीय समंकों में प्रकाशित स्रोत क्या होते हैं और किन उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है। उदाहरण समझते हैं कौन कौन से इसमें स्रोत बताए गए हैं। प्रकाशित समंकों के उदाहरण पढ़ रहे हैं हम। लिख तो लिया है सभी ने? पहले कह देता हूं आप लोगों को, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है? रह जाओ। चलिए, प्रकाशित स्रोतों के उदाहरण पढ़ते हैं। इसके कौन कौन से तथ्य बताए गए, तथ्य कौन से थे? स्रोत देख लो यहां पर, प्रकाशित समंकों के स्रोत निम्न प्रकार हैं। तो प्रकाशित समंकों के स्रोत कौन कौन से बताए गए प्रकार हैं। नंबर 1, पहला समंक का जो स्रोत बताया वो लिखिए,
अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन, अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन। अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन कौन से होते हैं उनके नाम लिखा देता हूं, केवल नाम बताऊंगा मैं आपको कि अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन के अंदर कौन कौन से तथ्य आएंगे जो एक राष्ट्र या दूसरे राष्ट्र के लिए उपयोगी माने गए, उनके नाम लिख लेते हैं। तो लिख लीजिए संयुक्त राष्ट्र संघ, उदाहरण संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ कहने का तात्पर्य है यूएनओ को दिया, यानी यूएनओ के द्वारा प्रकाशित समूह, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन में ये उदाहरण इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि यह संगठन किस प्रकार अंतरराष्ट्रीय है, राज्य सरकारी है, सरकारी है, इसलिए नाम लिखा रहा हूं, तो नाम नोट कर देना मेरे साथ साथ। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, ये हो गया हमारा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और यूनियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगला लिखिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा यानी मनी मुद्रा कोष, उसको बोलेंगे इंटरनेशनल मनी फंड। आईएमएफ के द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले समंक आदि संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत किया गया वार्षिक प्रतिवेदन ही अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन है। अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन है, यह अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन में हो गया, यानी कहने का तात्पर्य हो गया यूएनओ के द्वारा प्रकाशित जो समंक, आईएलओ के द्वारा प्रकाशित समंक और आईएमएफ के द्वारा, ये जो बड़ी बड़ी संस्थाएं इनके द्वारा जो वार्षिक प्रतिवेदन है कि एक वित्तीय वर्ष कौन सा बताया गया है, मैंने आपको पहले बताया, आपको पिछले क्लास के अंतर्गत ध्यान रखना एक बार। फाइनेंशियल जो ईयर बताया गया हमारा, वैसे कॉमर्स वाले विद्यार्थी को पता भी होगा वित्तीय वर्ष कौन सा होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से जो 31 मार्च की जो अवधि होती है, यह अवधि कौन सी कहलाती है बच्चों, वार्षिक प्रतिवेदन यानी ईयरली अवधि कहलाती है, जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के द्वारा तैयार किया जाता है। वित्तीय वर्ष हो गया हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च हो गया, समझ में आ गया। यह अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन है, इन प्रकाशन संस्थाओं के द्वारा प्रकाशित जो भी सूचनाएं होगी वे सभी सूचनाएं अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन के अंतर्गत सम्मिलित की जाएगी। सेकंड लिखिए सरकारी प्रकाशन, दूसरा बिंदु हमारा सरकारी प्रकाशन। अब सरकारी प्रकाशन में जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है, सरकारी जो विभाग है हमारे, उन सरकारी विभागों के द्वारा जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाते हैं, जैसे हमारा आरबीआई बैंक हो गया, आरबीआई के द्वारा जो प्रस्तुत किए गए समंक जो होंगे वे सभी समंक सरकारी प्रकाशन के अंतर्गत सम्मिलित किए जाएंगे। और भी कई विभाग है हमारे, उन विभागों के द्वारा जो समंक प्रस्तुत किए जाते हैं वे सभी समंक सरकारी प्रकाशन के अंतर्गत आते हैं। उसमें लिखना जो हमारा जो स्टैटिस्टिक्स का अध्ययन कर रहे हैं, सांख्यिकी विभाग के द्वारा जो सूचनाएं जो समंक प्रकाशित किए जाएंगे वे समंक या वे सूचनाएं भी सरकारी प्रकाशन के अंतर्गत ही मानी जाएगी। इसमें लिखना उदाहरण के लिए सांख्यिकी विभाग द्वारा, उदाहरण सांख्यिकी विभाग डिपार्टमेंट द्वारा आरबीआई द्वारा
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का क्या होगा बच्चों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई द्वारा प्रकाशित, आरबीआई द्वारा प्रकाशित समंक सरकारी समंकों में सम्मिलित किए जाते हैं। प्रकाशित समंक सरकारी समंकों में सम्मिलित किए जाते हैं, सम्मिलित किए जाते हैं। यानी आरबीआई के द्वारा, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो समंक प्रस्तुत किए जाएंगे वे, और विभाग भी है वैसे, मैंने पहले आपको बता दिया, मैं कुछ कुछ विभाग दिखा रहा हूँ केवल, ठीक है। थर्ड नंबर डाल लीजिए, तीसरा जो बताया गया है अर्ध सरकारी संस्थाओं के प्रकाशन। नंबर थर्ड, अर्ध सरकारी संस्थाओं के प्रकाशन। अर्ध सरकारी संस्थाएं कौन कौन सी है? ऐसे कुछ संस्थाएं ऐसी है, मैं आपको बता दूं, आपको जिसमें कुछ विद्यार्थी ये समझते हैं कि शायद वह संस्था सरकारी डिपार्टमेंट की होगी, सरकारी विभाग की होगी, जबकि ऐसा नहीं होता है। वो डिपार्टमेंट अर्ध सरकारी विभाग के अंतर्गत माने जाते हैं, आते हैं वो। तो वो विभाग कौन कौन से लिख लेना। उदाहरण के लिए उदाहरण बता दूं आपको, उदाहरण नगर निगम किसमें आता है बच्चों? अर्ध सरकारी डिपार्टमेंट में आता है। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पालिका भी किसमें आती है बच्चों? हमारी नगर पालिका भी इसी के अंदर सम्मिलित की जाती है। नंबर थर्ड लिखिए, पंचायत, जो हमारी पंचायत होगी वह भी अर्ध सरकारी के अंतर्गत आती है। नंबर थर्ड, जिला परिषद, कुछ जिला परिषद संस्थाएं हमारी वो भी इसी में आती है। शिक्षा विभाग, कुछ शिक्षा विभाग हमारे वह भी अर्ध सरकारी संगठन के अंतर्गत आता है, ये संस्थाओं में आता है। चिकित्सा विभाग, चिकित्सा विभाग, कुछ चिकित्सा विभाग है वे भी हमारे अर्ध सरकारी डिपार्टमेंट के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं, मैनेजमेंट ठेके में अधिक कार्य होता है, ठीक है। चिकित्सा विभाग है जो सार्वजनिक विकास से संबंधित, सार्वजनिक विकास से संबंधित, सार्वजनिक विकास से संबंधित प्रकाशित समंक, प्रकाशित समंक कौन से माने जाएंगे बच्चे? ये सभी, इन सभी विभागों के द्वारा प्रकाशित जो समंक होंगे वे सभी समंक हमारे अर्ध सरकारी संस्थाओं के समंक माने जाएंगे। पुनः रिपीट कर रहा हूं, अर्ध सरकारी संस्थाओं के अंदर कौन कौन से विभाग आते हैं? नगर निगम हो गया हमारा, ठीक है, नगर निगम, नगर पालिका, ठीक है, नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत समितियां, जिला परिषद, शिक्षा, चिकित्सा विभाग, सार्वजनिक विकास से संबंधित प्रकाशित जो भी समंक होंगे वे सभी समंक हमारे अर्ध सरकारी संस्थाओं के द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले समंक माने जाएंगे। समझा गया? इन संस्थाओं के द्वारा सूचनाएं प्रकाशित हो रही है तो आप समझ जाना कि वे संस्थाएं कौन संस्थाएं हैं? अर्ध सरकारी संस्थाएं हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन हो गया हमारा, सरकारी प्रकाशन हो गया, सरकारी प्रकाशन में कौन कौन से भाग आएंगे? अर्ध सरकारी हो गया, ठीक है। बाय मिस्टेक मैंने कहा भी, आपको एक बात बताई, कुछ संस्थाएं, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे अभी भी हैं जिन्हें विद्यार्थी उनको सरकारी में समझता है, सरकारी विभाग में होते नहीं है। विद्यार्थी ने आगे पढ़ते हैं। चौथा बिंदु हमारा इसी का ही, प्रकाशित समंकों के अंतर्गत, ठीक है। तीन हो गए हमारे, अंतरराष्ट्रीय, सरकारी और अर्ध सरकारी। चौथा बिंदु देखिए, चौथा बिंदु क्या बताया गया इसमें? किन तथ्यों के बारे में, कौन सी संस्थाएं, कौन से संगठन है जो उनका अध्ययन करती है, ठीक है। नंबर चौथा बिंदु लिखिए, समिति व आयोग के प्रतिवेदन। चौथा जो तथ्य बताया गया है लिखिए, समिति व
आयोग के प्रतिवेदन, समिति व आयोग द्वारा जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाते हैं वे प्रतिवेदन भी हमारे कौन से कहलाते हैं बच्चों? वे भी हमारे द्वितीय संबंध के प्रकाशित स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। जिसमें समिति में आयोग कौन सी आती है? जो ग्रामीण साख समितियां बनी होती है गांव के अंतर्गत, जो ये हमारे कहते हैं क्या मतलब बैंकिंग संबंधी कार्य किए जाते हैं, कुछ संस्थाएं होती है, सब सोसाइटी वगैरह जो होती है वे सब समितियों में आती है। जैसे गांव वाले सोसाइटी में पैसा जमा करवाते हैं, ठीक है, वे सब समितियों में आते हैं। इसमें लिखा ना उदाहरण के लिए। और जो हमारा जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में समिति आयोग के अंतर्गत ये आयोग सम्मिलित किया जाता है। उदाहरण के लिए कौन कौन से विभाग माने जाएंगे समिति व आयोग प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए? देखिए इसके अंदर ग्रामीण साख सर्वेक्षण विभाग, ग्रामीण साख सर्वेक्षण जो विभाग है वह विभाग, बैंकिंग विभाग सोसाइटी वाला, बैंकिंग जो कमीशन है बैंकिंग में बैंकिंग कमीशन वाला माना जाएगा, ठीक है। बैंकिंग कमीशन वाला विभाग जो बैंकिंग कमीशन लेता है, हमारी जो सोसाइटी जो होती है वह भी हमारी इसी के अंदर समिति व आयोग के अंदर सम्मिलित की जाती है। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट जो होता है वित्त आयोग, जो वित्त आयोग प्रस्तुत करता है हमारा वित्त आयोग, ट्रैफिक कमीशन, वित्त आयोग, टैरिफ कमीशन, आदि के प्रतिवेदन समिति व आयोग के माने जाते हैं। प्रतिवेदन प्रकाशित स्रोतों में सम्मिलित हैं। ये सभी हमारे वित्तीय समिति आयोग के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। ग्रामीण साख सर्वेक्षण को डिपार्टमेंट जो ग्रामीण साख सर्वेक्षण विभाग, बैंकिंग कमीशन डिपार्टमेंट, सोसाइटी, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, टैरिफ कमीशन आदि के प्रतिवेदन प्रकाशित स्रोतों में सम्मिलित किए जाते हैं। जितने समूह में आ गया नंबर 5 नंबर डाल लीजिए। व्यापारिक संस्थाओं के प्रकाशन, नाम लिख लेते हैं एक बार, ठीक है इनका। व्यापारिक संस्थाओं के प्रकाशन, जो भी हमारी व्यापारिक संस्थाएं हैं हमारी, वे सभी व्यापारिक संस्थाएं भी इसी के अंतर्गत सम्मिलित की जाएगी। व्यापारिक संस्थाओं में हम ऐसे कह सकते हैं जैसे बहुत सारी संस्थाएं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, ये महिंद्रा वाली कंपनियां हैं, ये सभी व्यापारिक संस्थान ट्रेडिशनल। कौन से बच्चों? ये सब ट्रेडिशनल है। जैसे महिंद्रा की मान लो आप, महिंद्रा है, फाइनेंस कंपनी हमारी हिंदुस्तान वाली है, हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन वाली, बहुत सारी जैसे प्राइवेट संस्थाएं, व्यापारिक संस्थाएं जो व्यापारिक उद्देश्य के लिए सूचनाओं को प्रकाशित करती है, वे संस्था इसमें मानी जाएगी। नंबर 6 छठा जो बिंदु बताया गया वह लिखिए। विश्वविद्यालय व शोध संस्थाओं के द्वारा विश्वविद्यालय व शोध संस्थाओं के द्वारा विश्वविद्यालय व शोध संस्थाओं द्वारा प्रकाशित समंक या सूचनाएं, ये भी हमारे इसमें मानी जाएगी। नंबर 7 सातवां जो अध्ययन लिखिए, सातवां बताया गया है पत्र पत्रिकाएं बहुत सारी आपने देखी होगी। पत्र पत्रिकाओं के द्वारा भी कुछ समंक प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे हम बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं को नाम उदाहरण दे सकते हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, दैनिक नवज्योति, बहुत सारे हैं। दैनिक नवज्योति, भारत
इंडिया टाइम्स टुडे आदि इन पत्र पत्रिकाओं के द्वारा समग्र सूचनाओं को प्रकाशित किया जाता है। नंबर 8 नंबर लिखिए, 8वां जो बिंदु बताया गया है शेयर बाजार, शेयर मार्केट से संबंधित जो तथ्य बताए गए हैं, शेयर बाजारों के द्वारा प्रकाशित समग्र सूचनाएं, शेयर मार्केट या सोना चांदी के वाले क्या कह सकते हैं उदाहरण के लिए, जैसे उदाहरण लेकर इसी का भी सोना चांदी का, सोना चांदी आभूषण रत्न हीरे जवाहरात से संबंधित तथ्य सूचनाएं समग्र प्रस्तुत किए जाते हैं। ये सभी प्रकाशित स्रोतों में है, इन संबंधी ये सभी डिपार्टमेंट के अंतर्गत प्रकाशित स्रोत किए जाते हैं। कुछ स्रोत जो द्वितीय समूहों में सम्मिलित किए जाते हैं, इसको लिख लेना। 8 बिंदु हो चुके हैं हमारे टोटल। 9वां बिंदु लिखना, 9वां बिंदु भी एक और है, संघ संगठन के प्रकाशन। 9वां बिंदु लिख लीजिए, संघ एवं संगठन के प्रकाशित सामग्री आदि। ये 9 बिंदु तो बता दिए गए हैं, इनके द्वारा प्रकाशित समग्र सूचनाओं को प्रस्तुत किया जाता है आम जनता के लिए, जो लोगों को सूचनाएं प्रदान करते हैं, जिनके द्वारा लोगों को संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती है, द्वितीय समूहों में सम्मिलित किए जाते हैं। ये हमारा हो गया पहला बिंदु, द्वितीय समूह को जो एकत्र करने के रूप में। पहला था प्रकाशित स्रोत, प्रकाशित स्रोत कंप्लीट हो चुका है। सेकंड बिंदु डाल लेते हैं हम अप्रकाशित स्रोत। इस अप्रकाशित स्रोत को समझने से पहले या लिखने से पहले सब विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको एक बार आगे अध्ययन करते हैं। दूसरा बिंदु डाल लेते हैं, ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? कुछ पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से, ठीक है। वैसे आपको हमारे चैनल के द्वारा संपूर्ण सूचनाएं मिल रही है, वैसे आपको मुश्किल से 1% भी कोई चैनल नहीं मिलेगा जिसके द्वारा संपूर्ण बुक का अध्ययन करना हो। लोग क्या करते हैं, अधूरी सूचनाएं अवगत करवाते हैं, हमारे चैनल को आप खरीदिए, हमारा ऐप, अपना ऐप बना लेते हैं। ऐसा हमारे द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा है, संपूर्ण सूचनाएं विद्यार्थी को निःशुल्क प्राप्त करवाई जा रही है। इसलिए कहा जा रहा है आप ज्यादा हमारे चैनल को मोनेटाइज में न लाइए, कहने का अधिक से अधिक प्रकाशित कीजिए, ठीक है, ताकि आपको सूचना भी हम उसी प्रकार से उसी तीव्र गति से प्रदान करते रहे। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए सेकंड डाल लीजिए, अप्रकाशित समग्र। दूसरा जो रूप बताया गया हमारा, देख तो लिया सभी ने? चलिए आगे हेडिंग आते हैं। स्रोतों में जो दूसरा रूप बताया गया है, दूसरा के नाम है हमारा अप्रकाशित स्रोत। दूसरा अप्रकाशित स्रोत। अप्रकाशित स्रोत कौन से होते हैं? चलिए अध्ययन करते हैं अप्रकाशित स्रोतों के बारे में। मैंने आपको पूर्व में प्रारंभिक डेफिनेशन बता भी दी थी। कुछ सूचनाएं ऐसी होती हैं जो सभी जनता के लिए प्रकाशित नहीं की जाती है, वे समस्त सूचनाएं या सूचनाएं में कौन सी कहलाती है बच्चों? अप्रकाशित समग्र सूचनाएं कहलाती है। तो ये लिख लेते हैं डेफिनेशन के रूप में। इसलिए इन उपरोक्त संस्थाओं के द्वारा, इन उपरोक्त संस्थाओं द्वारा, उपरोक्त कौन सी थी? जो प्रकाशित स्रोतों में शामिल थी। प्रकाशित स्रोतों में सम्मिलित, प्रकाशित स्रोतों में सम्मिलित संस्थाओं के नाम, ठीक है। इन उपरोक्त संस्थाओं के द्वारा कुछ समूहों को, कुछ समूहों या सूचनाओं को
गुप्त रखा जाता है। कहने का तात्पर्य उन सूचनाओं को समूह को छुपाया जाता है, गुप्त रखा जाता है, अर्थात उन्हें प्रकाशित नहीं किया जाता है। यानी उन समूहों को आम जनता के लिए उन समूहों का प्रकाशन नहीं किया जाता है। इन अप्रकाशित समूहों को ही इन अप्रकाशित समूहों या स्रोतों को ही अप्रकाशित स्रोत कहते हैं। कोई अप्रकाशित स्रोत कहते हैं। कहने का तात्पर्य कुल मिला के इतना हो गया कि अप्रकाशित स्रोत होते हैं वो सामान्यतः आम जनता के लिए, सभी लोगों के लिए प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं। उनका कलेक्शन तो किया जाता था, उनका संग्रहण तो किया जाएगा, लेकिन सभी जनता के लोगों के लिए प्रकाशित नहीं किए जाएंगे। जैसे आपने कई बार देखा है, कहीं किसी कोई घटना घटित हो जाती है और यदि वहां मरने वालों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो वहां पर सरकार के द्वारा समग्र प्रस्तुत तो किए जाते हैं, यानी कुछ समग्र प्रकाशित तो किए जाते हैं। मान लो मरने वालों की संख्या अधिक है, जैसे हम मान लेते हैं कि 4 लाख मरने, 4000 लोगों मरने की संभावना है, तो सरकार इस समूहों को संपूर्ण रूप से न बताकर केवल इनकी संख्या 1500 या 1000 की ही बताएगी, 500 ही बताएगी अधिक होगी। तो यदि मान लो 400 आदमी मर गए तो 50 आदमी कहते हैं साहब 100-150 आदमी मरने की पुष्टि संभावना होगी वहां पर। अब यहाँ पर जो यहाँ पर जो 250-300 अंक छुपा लिए गए हैं, क्यों छुपाए गए हैं? वो उनको प्रकाशित नहीं किया। यदि उनको बता दिया जाएगा तो जनता में क्या हो जाएगा? हड़कंप मच जाएगा। तो इसलिए उन समूहों को छुपाया जाता है। ऐसे में कह सकते हैं कुछ व्यापारिक जो संस्थाएं होती है जिनको हानि होती है, वह अपनी कंपनी को नीचा नहीं दिखाने के लिए, अपने प्रोडक्ट को नुकसान नहीं पहुंचाने के लिए वे भी अपने कुछ हानियों को या नुकसान को छुपा लेती है। या एक रूप ऐसे कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के द्वारा इनकम टैक्स से बचने के लिए वह अपनी संपूर्ण आय को छुपा लेता है, प्रकाशित नहीं करता है, उजागर नहीं करता है, आय के स्रोतों में उजागर नहीं करता है। तो जो स्रोत या जिन स्रोतों को वह छुपा रहा है वह व्यक्ति, तो वही स्रोत उस व्यक्ति के लिए कौन से माने जाएंगे बच्चों? अप्रकाशित स्रोत माने जाएंगे। जैसे कहते हैं किसी कॉलेज का कोई लेक्चरर टीचर है, वह कॉलेज लेक्चरर से 1.5 लाख तनख्वाह भी उठा रहा है, 1 लाख 1.5 लाख जो भी मिल रही है उसको, और वह किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ा रहा है, तो वह सरकार जब उससे टैक्स वसूल करेगी तो सरकार को केवल अपनी इनकम अपने कार्य के द्वारा, यानी जो कहने में जो कार्य कर रहा है, गवर्नमेंट में नौकरी कर रहा है, वह नौकरी की इनकम शो करेगा। ट्यूशन से, कोचिंग से और अन्य किसी डिपार्टमेंट से इनकम मिल रही है तो इस इनकम को वह शो नहीं करेगा, यानी इनकम के स्रोत प्रदर्शित नहीं करेगा। तो उसलिए उस व्यक्ति के लिए वह समूह कौन से माने जाएंगे? अप्रकाशित स्रोत या अप्रकाशित समूह माने जाएंगे। और भारत में जो ये अप्रकाशित स्रोत कौन से होते हैं वो लिख लेना। भारत में लागत अंकेक्षण प्रतिवेदन, लागत अंकेक्षण प्रतिवेदन, भारत में लागत अंकेक्षण प्रतिवेदन अप्रकाशित समूहों का उदाहरण है। प्रत्यक्ष द्वारा भारत में जो अप्रकाशित समूह स्रोतों में उदाहरण माना जाता है वह किसका माना जाता है बच्चों? लागत अंकेक्षण प्रतिवेदन डिपार्टमेंट है, कॉस्ट ऑडिट प्रेजेंटेशन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, यह डिपार्टमेंट ऐसा है जो कुछ समूहों को अप्रकाशित करता है, अप्रकाशित नहीं करता है, कहने को दिखाता नहीं आम जनता के लिए, तो उसके लिए वे समूह अप्रकाशित समूह माने जाएंगे। ये हमारा हो गया द्वितीय समूह के बारे में कि द्वितीय समूह किस प्रकार से
एकत्र किए जाते दो रूप बताए गए, प्रकाशित और अप्रकाशित। आगे पढ़ेंगे हम द्वितीय समूहों को एकत्र कर समय में किन किन तथ्यों का ध्यान रखना आवश्यक है, उनके बारे में आगे वाली क्लास में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, आगे फिर कल मिलेंगे। ठीक है, समझ में आया तो लाइक अवश्य कीजिएगा, सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा, बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइएगा, शेयर अवश्य कीजिएगा। ठीक है, कमेंट अवश्य देना ताकि आपको अच्छा लगे, कुछ भी लग रहा हो, समझ नहीं आ रहा हो तो आप पूछ सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, शेष बिंदु पढ़ेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। ओके।